हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग सिंपल 6 स्टेप्स को फॉलो करके एक अच्छा स्टॉक कैसे चूज किया जाता है वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहला स्टेप है कि हमको सेक्टर डिसाइड करना होगा कि कौन से सेक्टर के स्टॉक को हम लोग को लेना है। अब ये सेक्टर कैसे डिसाइड होगा कि कौन सा सेक्टर बढ़िया है और फिर कौन से सेक्टर का स्टॉक अच्छा है, इसके लिए आप लोग एक कंट्री के इकोनॉमिक को समझना होगा। ये समझना होगा कि वहाँ की कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसीज़ किस सेक्टर में ज़्यादा अपना इंटरेस्ट दिखा रही है। जैसे कि एग्जांपल इंडिया का जो 2024 का जो बजट रहा उसमें गवर्नमेंट खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर वाले सेक्टर पर ज़्यादा फोकस कर रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर ज़्यादा फोकस कर रही है, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ सेक्टर पर ज़्यादा फोकस कर रही है। तो एक अच्छे इन्वेस्टर या फिर एक अच्छे जब स्टॉक को हम लोग चूज़ करते हैं तो इस सेक्टर के स्टॉक्स को हम लोग को ज़्यादा प्रेफरेंस देना। अब स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे कि जब हमने सेक्टर डिसाइड कर लिया कि किसी एक इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर आईटी एक सेक्टर को हम लोग डिसाइड करके इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, फिर उस सेक्टर के बहुत सारे उसमें स्टॉक्स होंगे। उस स्टॉक्स में हमको स्मॉल कैप के स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या फिर उसके मिड कैप के स्टॉक को चूज़ करना है या फिर उसके लार्ज कैप को चूज़ करना है। तो जो स्मॉल कैप की जो कंपनियाँ होती हैं वो अभी नया कंपनी होता है तो उसमें एक पॉसिबिलिटीज़ रहता है कि वही कंपनी एक दिन लार्ज कैप बनेगी, उसमें ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा रहता है। साथ ही लेकिन उसमें रिस्क का भी चांसेस ज़्यादा रहता है कि कहीं ना कहीं ये कंपनी अच्छे करने की जगह पर अगर वो नेगेटिव परफॉर्म करने लगे, क्योंकि जब कंपनी शुरुआत होती है तो उसके बहुत सारे फाइनेंशियल्स जो रेशियोज होते हैं या फिर जो फाइनेंशियल इंडिकेटर होते हैं वो हम लोग को मालूम नहीं होता है क्योंकि अभी नया कंपनी बना है। लेकिन जब हम लोग मिड कैप को जब चूज़ करते हैं तो उसमें बहुत सारे फाइनेंशियल रेशियो अवेलेबल होते हैं उसके एनुअल रिपोर्ट में, तो उसको हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। और तो इसमें भी रिस्क रहता है लेकिन एज कम्पेयर टू द स्मॉल कैप इसमें बहुत रिस्क कम रहता है। और वैसे इसी सेक्टर में लार्ज कैप की भी कंपनियां होती है, उसमें रिस्क बहुत ही कम रहता है क्योंकि वो कंपनी इस्टेब्लिश्ड हो चुकी है, उसके जितने भी रेशियोज हैं वो आपको एनुअल रिपोर्ट में मिल जाएंगे और वो चीज़ इस्टेब्लिश रहता है तो उसमें रिस्क बहुत ही कम रहता है। साथ ही एक और चीज़ है कि उसमें रिटर्न का पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम रहता है क्योंकि लार्ज कैप ऑलरेडी लार्ज बन चुकी है, उसकी जो ग्रोथ की जो पॉसिबिलिटीज़ है एज कम्पेयर टू द स्मॉल कैप बहुत कम होती है। तो ये आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आप स्मॉल कैप के स्टॉक को चूज़ करेंगे या फिर मिड कैप को या फिर लार्ज कैप को। अब स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे कि हमने जिस स्टॉक को चूज़ किया है या फिर मिड कैप का हो, स्मॉल कैप का हो, लार्ज कैप का हो, उस कंपनी का हमको फंडामेंटल्स जो इसके इंडिकेटर है उसको देखना होगा कि जिस स्टॉक का अगर उसका प्रॉफिट ईयर 5 ईयर का हम लोग उसको प्रॉफिट को देखेंगे कि 5 ईयर में प्रॉफिट उसका इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग है तो बहुत ही अच्छा, इसका मतलब कि कंपनी लगातार प्रॉफिट बना रही है। साथ साथ उसके रेवेन्यू को भी हम लोग देखेंगे कि उसका रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। साथ साथ उसके सेल्स को भी हम लोग देखेंगे कि उसका सेल्स जो है ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है या फिर नहीं बढ़ रहा है। तो ये सारे फाइनेंशियल्स जो इंडिकेटर है इसको भी हम लोग देखेंगे, तो इसको हम लोग स्टेप 3 में देखेंगे। जैसे कि हमने स्टेप 3 में देखा कि फाइनेंशियल्स बहुत सारे इंडिकेटर देखा, वैसे ही हमको स्टेप 4 में फाइनेंशियल्स रेशियो को भी देखना है। फाइनेंशियल्स रेशियो उसको और बहुत ही करीब से एक स्टॉक को ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है, उसकी जो ग्रोथ के पॉसिबिलिटीज़ है उसको समझने में मदद करता है। अब बहुत सारा फाइनेंशियल्स रेशियो होता है जैसे कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो डिफरेंट सेक्टर के डिफरेंट स्टॉक के लिए अलग अलग होता है। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो को जैसे ही क्लियर है कि मैंने कि कंपनी का प्राइस और वो कितना अर्न कर रही है, तो ये एक्चुअली ये इसको आप पीयर कंपैरिजन करिएगा तो अच्छा रहेगा। जितना प्राइस का रेशियो कम हो उतना ही सही रहता है, इसका मतलब कि आप कम पैसे दे करके ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। वैसे ही दूसरा रेशियो है जो ऐसे रेशियो तो बहुत सारे हैं लेकिन हम आपको जो रेशियो बता रहे हैं वो मेन रेशियो से उसको ही अगर आप चेक कीजिएगा और वो उसका अच्छा पॉजिटिव इंडिकेट करता है, यानी कि वो कंपनी अभी अच्छा परफॉर्म कर रही है। दूसरा रेशियो होता है अर्निंग पर शेयर, मतलब कि आप जिस शेयर को जितना पैसा दे रहे हैं वो उस शेयर के पैसे से कितना आपको अर्न करके दे रही है। तो अर्निंग पर शेयर ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू पीयर कंपेरिजन। पीयर कंपेरिजन का मतलब कि एक सेक्टर के डिफरेंट स्टॉक को आपको कंपेयर करना है। अब ये पूछेगा कि हम लोग कैसे अलग अलग कंपनी को कंपेयर करें, इसके लिए बहुत कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल मार्केट में बहुत सारा टूल है, बहुत सारा आप जाइएगा, टिकर टेप हो गया, ग्रो है, उसमें आपको जैसे आप पीयर कंपैरिजन जैसे कि आप फ्लिपकार्ट को यूज़ करते होंगे तो बहुत सारा एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग कंपनी का क्या प्राइस को मिल जाता है, वैसे ही आप टिकर टेप इस्तेमाल कीजिए, फिनोलॉजी इस्तेमाल कीजिए। बहुत सारा मार्केट में टूल है जिसको आप इस यूज करके आप ये चीज़ आसानी से देख सकते हैं।
वैसे तीसरा जो रेशियो है प्राइस टू बुक वैल्यू। प्राइस टू बुक वैल्यू ये बताता है कि वो कंपनी कितनी महंगी है। बुक वैल्यू मतलब कि जब कंपनी जब शुरू होती है तो उसको एक बुक वैल्यू से इतना शेयर का इतना दाम होता है, अभी करंट उसका प्राइस और उसका बुक वैल्यू को कंपेयर करके रेशियो, तो प्राइस टू बुक वैल्यू जितना कम रहता है इसका मतलब वो कंपनी मतलब जितना कम है इसका मतलब सस्ता है, और वो ज़्यादा अगर हो जाता है तो वो महंगा दिखता है। तो जितना ही कम रहता है उतना सही रहता है, यानी कि अभी वो जो स्टॉक है प्रेजेंट रेट में वो सस्ता है। अगर जितना ज़्यादा हो जाए तो महंगा हो जाएगा। तो यही है कि जितना सस्ता में खरीदिएगा इसका मतलब कि महंगा में जब बेचिएगा तो उसमें ग्रोथ प्रॉफिट आपको ज़्यादा मिलेगा। चौथा रेशियो है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का मतलब ये हुआ कि कंपनी कितना जो उसका इक्विटी है, जितना इक्विटी का मार्केट का वैल्यू है उसके रिस्पेक्ट उसने कितना डेब्ट लिया है मार्केट से। तो ये रेशियो जितना कम रहेगा उतना ही अच्छा। जनरली लगभग 1 से कम रहे तो ही अच्छा। इसका मतलब कि एक से कम रहने का मतलब कि उसके पास अगर उसके पास जितना डेब्ट है उससे ज़्यादा उसके पास इक्विटी है, इसलिए उसका रेशियो 1 से कम है। तो ये जितना कम रहेगा एक कंपनी के लिए उतना ही अच्छा रहता है। तो ये जो सारे जो मैंने रेशियोज बताया इसको आप मेन रेशियोज है, इसको आप ये सारा इंडिकेटर को देख करके अगर ये ऐसा पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है तो ये कंपनी के लिए अच्छा है और उसको आप जो है अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। वैसे ही अब हम लोग 5वें स्टेप्स की ओर जाएंगे। आपको चार्ट पैटर्न देखना है। चार्ट पैटर्न कहने का मतलब कि आपको जो टेक्निकल एनालिसिस में आता है चार्ट पैटर्न को देखना कि एक्चुअली एक 1 ईयर का आप चार्ट लगा के देखिए और देखिए कि क्या उस कंपनी का चार्ट यानी कि जो उसके स्टॉक्स का जो मूवमेंट है वो पॉजिटिव मूवमेंट है या नहीं है। अगर उसका मूवमेंट और सेंसेक्स का मूवमेंट अगर सेम ही है इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे सेंसेक्स का ग्रोथ है वैसे वैसे आपका जो जिसको स्टॉक आपने चूज़ किया है उसका भी ग्रोथ वैसे ही है। तो एक अच्छा इंडिकेटर है। तो ये है कि टेक्निकल एनालिसिस भी आपको करना जरूरी है कि आप चार्ट पैटर्न को देखिए कि 1 ईयर का कितना उसमें ग्रोथ रहा, और दूसरा कि ग्रोथ भी आपको देखना जरूरी है। हालांकि ग्रोथ आपको अर्निंग पर शेयर में आपको नजर आ जाएगा कि कंपनी एक शेयर्स को आप जितना खरीदा उसको कितना आपको रिटर्न मिल रहा है, तो उससे वो पता कर सकते हैं। साथ साथ जो कि हमने बताया कि चार्ट पैटर्न को भी देखना है कि 1 मंथ में कैसा परफॉर्म कर रही है, 1 ईयर में कैसा परफॉर्म कर रही है और 5 ईयर में क्या परफॉर्म कर रही है। तो जितना पॉजिटिव ग्रोथ रहेगा यानी कि अपवार्ड अगर स्टॉक का पैटर्न रहेगा उतना ही आपके लिए ये स्टॉक अच्छा रहेगा। अब हम लोग सबसे लास्ट स्टेप पर आते हैं, स्टेप 6 यानी कि शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न कहने का मतलब हुआ कि जिस कंपनी को हमने सेलेक्ट किया है उसमें ऑलरेडी पहले से कौन कौन से लोग उन्होंने ऑलरेडी उस कंपनी में शेयर्स को खरीदे हुए हैं। तो आपको ये चेक करना है कि क्या उस कंपनी के जो प्रमोटर हैं, जो ऑनर हैं, उनका कितना परसेंटेज इक्विटी अपने पास रखे हुए हैं। जनरली क्या होता है कि आपको अगर 50% से ज़्यादा अगर शेयर्स प्रमोटर के पास है वो कंपनी अच्छी है, बहुत अच्छी है। इसके साथ साथ ना सिर्फ ऐसा ना हो कि सिर्फ प्रमोटर ही हैं और रिटेलर ही है। रिटेलर मतलब कि हम आप जैसे लोग, तो सिर्फ ये 2 हो तो इसका मतलब ये कंपनी सही नहीं है कि मतलब 2 ही लोग हैं। इसके साथ साथ अगर उस कंपनी में FIIs यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी इन्वेस्टेड है, इसका मतलब ये कंपनी और अच्छा परफॉर्म कर रही है। क्योंकि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं वो भी किसी कंपनी में पैसा लगाने से पहले बहुत सारे रिसर्च करती है। तो कहीं ना कहीं वे लोग हम लोगों से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इसलिए वो लोग उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किए हैं। इसके साथ साथ DIIs डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इसका मतलब कि जो लोग कंट्री के अलग अलग जो लोग स्कीम निकाल करके जो लोगों से जो पैसा लेते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस का पैसा, ये सारा का सारा लोग भी इक्विटी मार्केट में ही इन्वेस्टमेंट करता है। तो अगर इन लोगों का भी अगर उसमें पैसा है तो ये भी अच्छा है। इसके साथ साथ आपको जो म्यूचुअल फंड जो अलग अलग स्कीम चलाती है या फिर डिफरेंट म्यूचुअल फंड जो हम लोग भी पैसा लगाते हैं म्यूचुअल फंड में, तो वो लोग भी क्या करता है, करते एंड ऑफ द डे वो लोग भी पैसा कहीं ना कहीं स्टॉक में ही लगाता है। तो अगर उन लोगों का भी पैसा अगर इसमें लगा है तो ये तो और अच्छी बात है। यानी कि आपको शेयर होल्डर पैटर्न में कंपनी के प्रमोटर को भी देखना है, रिटेल कितना है, FIIs कितना परसेंटेज शेयर है, DIIs कितना है, म्यूचुअल फंड कितना है। तो ये सारा चीज़ आपको अगर किसी कंपनी में अगर दिखता है तो ये उस कंपनी के लिए एक्स्ट्रा एज है और वो कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही है या फिर उसका कंपनी का जो फ्यूचर है वो अच्छा है। तो आप जो है ये जो हमने 6 स्टेप्स बताया है, ये सारा स्टेप्स को आप लोग चेक कीजिए, टिक मार्क कीजिए। अगर ये किसी स्टॉक्स में इतना चीज़ अवेलेबल है यानी कि वो कंपनी में कोई थ्रेट, बहुत कम थ्रेट है या फिर थ्रेट नहीं है और वो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, उस स्टॉक को जो है आप चूज़ कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। तो आई होप कि यू अंडरस्टैंड ये सारा चीज़ कैसे होता है और इसको आपको कैसे एक अच्छा स्टॉक चूज़ करना है। थैंक यू सो मच।